नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमको ज्ञात है, ऊष्मा रसायन वाला हिस्सा हमने पूरा कर दिया था। विभिन्न प्रक्रमों में हुआ ऊष्मा का बदलाव, जिसको हमने अभिक्रिया ऊष्मा कहा था, वो हमने आपको बताई थी। ऊष्मा रसायन के दौरान अपने विभिन्न प्रक्रमों में हुआ डेल्टा एच का परिवर्तन देखा था, ठीक है ना। और इसको हमने फिर लास्ट में कनेक्ट किया था डेल्टा ई के साथ भी, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ। तो बच्चों, यहां पर अब हमको ऊष्मा गतिकी का जो कोर पार्ट है उसको स्टार्ट करना है, यानी मुख्य भाग जो है, जिसको हम ऊष्मा गतिकी बोल सकते हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर ही हमने ऊष्मा गतिकी के रूप में देखा है। उसमें क्या होता है कि शुरुआत में कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ पद आते हैं, बेसिक टर्म्स, आधारभूत पद जिसको हम बोल सकते हैं, जिनको क्लियर करना आवश्यक है। ऊष्मा गतिकी पूरी एक ब्रांच है, देखिए, एक तरह से साइंस की, केवल केमिस्ट्री की नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर भी है। उसके अंदर कोई भी साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूर होती है ना। तो वही बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पहले क्लियर करेंगे। लगभग पूरी एक क्लास हमको इसके लिए चाहिएगी, ताकि इनका उपयोग जब आगे आएगा तो आपको बात समझ में आ सके, ठीक है ना। तो शुरुआत इसी से करते हैं, बेसिक टर्म्स, है ना। तो बात जो हम अपनी शुरू कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न आधारभूत पद यानी बेसिक टर्म्स के बारे में बात बताएंगे। कुछ नहीं है, डेफिनेशन वगैरह है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक टर्म्स रहेंगे, पर इन्हीं की हेल्प से पूरी थर्मोडायनेमिक्स चलती है, इसलिए ये क्लियर होना आवश्यक है। थोड़े बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज भी करते हैं, तो देखते हैं क्या बात है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर शुरुआत हम करते हैं सिस्टम से, यानी तंत्र से, ठीक है ना। तंत्र और परिवेश दो मुख्य घटक मान सकते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। अब तंत्र है क्या? देखिए, तंत्र का मतलब है जिस भी ब्रह्मांड के जिस भी हिस्से का आप अध्ययन कर रहे हो, यानी जिसमें ऊष्मा गतिकी परिवर्तन का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमें ऊष्मा गतिकी में करना क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट, है ना। सो हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं। सो हीट ट्रांसफर की स्टडी आप किस में कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। जैसे एक चाय का कप रखा हुआ है, तो उसमें रखी हुई चाय भी आपका एक ऊष्मा गतिकीय तंत्र हो सकता है, यदि आप देखें कि वो किस स्पीड से ठंडी हो रही है, ठीक है ना। आप पानी गर्म कर रहे हो तो जो पानी है वो आपका ऊष्मा गतिकीय तंत्र हो सकता है। यानी जिस भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स में आप स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिकल चेंज, कॉमन सेंस है कि थर्मोडायनेमिकल चेंज की स्टडी करेंगे तभी मैं उसको सिस्टम कहूंगा। मेरे लिए वो सिस्टम तभी होगा ना जब मैं उसका अध्ययन करूं, समझ रहे हैं। सो तंत्र क्या है, एग्जाम में पूछने लायक नहीं है कि इनमें से तंत्र क्या है, ठीक है ना। लेकिन इसके टाइप्स भी आते हैं, तो वो टाइप्स जानने के लिए पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन जानना जरूरी है। सो तंत्र क्या है भाई? पहला, फर्स्ट डेफिनेशन, सिस्टम यानी कि तंत्र। तंत्र हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का वह भाग, ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि यूनिवर्स का वह भाग यानी ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मा गतिकीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, यानी थर्मोडायनेमिकल चेंज की स्टडी हम करें। ऊष्मा गतिकीय परिवर्तन जो लगभग ताप से संबंधित, कार्य से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है ना। ऊष्मा गतिकीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाए उसे हम तंत्र कहते हैं। सब्जेक्टिव में शायद कभी आ सकता है तंत्र को परिभाषित करें आधे नंबर में, ऑब्जेक्टिव पर्पस से ये कोई खास यूजफुल नहीं मान सकते हम, ठीक है ना। सो तंत्र क्या है समझ रहे होंगे। अब इस तंत्र के साथ ही एक डेफिनेशन और जुड़ी हुई है परिवेश की, उसको मैं अलग से एज ए डेफिनेशन नहीं बता रहा, यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं। परिवेश यानी जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। अब क्या होता है कि तंत्र के अलावा पूरा ब्रह्मांड सराउंडिंग है, यानी कि जो सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अलावा जो भी कुछ है यूनिवर्स में वो उसका सराउंडिंग है। लेकिन देखिए, प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो यह संभव नहीं है कि एक सिस्टम के लिए मैं पूरी ब्रह्मांड की खोजबीन करता रहूं, वो तो संभव है नहीं। तो प्रायोगिक रूप से तंत्र के निकट का वातावरण ही हम क्या मान लेते हैं? परिवेश मान लेते हैं। थ्योरेटिकली तो पूरा ब्रह्मांड ही जो है वो सराउंडिंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके आसपास के माहौल को परिवेश मानने की परंपरा है, यानी कि सराउंडिंग्स इज द एनवायरमेंट नियर अराउंड योर सिस्टम, आसपास का माहौल। इनके बीच में, दोनों के बीच में वास्तविक या काल्पनिक बाउंड्री हो सकती है। जैसे कि चाय जो कप में रखी हुई है
उसमें जो कप है वो एक तरह का बाउंड्री का कार्य कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और चाय के ऊपरी हिस्से में जहां से वो हीट उड़ उड़ कर जा रही है वहां पर भी एक काल्पनिक या इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर की जा सकती है। वास्तविक में तो वहां कोई बाउंड्री नहीं है परिवेश और तंत्र के बीच में, लेकिन काल्पनिक रूप से आप कंसीडर कर सकते हो। सो तंत्र और परिवेश के मध्य में सीमा रेखा यानी बाउंड्री भी उपस्थित हो सकती है या फिर मानी जा सकती है। सो पहले मैं परिवेश की बात करता हूं। हम कह सकते हैं कि तंत्र के अलावा या अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? परिवेश। परिवेश को इंग्लिश में सराउंडिंग्स बोलते हैं, सराउंडिंग कहलाता है। लेकिन इसमें कॉमन सेंस की बात है कि प्रायोगिक रूप से सराउंडिंग को केवल तंत्र के निकट माना जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रायोगिक रूप से परिवेश, प्रायोगिक रूप से सराउंडिंग तंत्र के निकट का वातावरण होता है। ठीक है ना? जो भी निकट का माहौल है, जो भी निकट की स्थितियां हैं, वही आपका सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है ना? एक और बात यहां पर मेंशन कर रहा हूं, फिर हम तंत्र के प्रकार पर जाएंगे कि तंत्र व परिवेश के मध्य में यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के मध्य में वास्तविक या काल्पनिक दोनों ही तरह की बाउंड्री होना संभव है। जैसा मैंने बताया कि जो कप है वो तो एक वास्तविक बाउंड्री है, लेकिन जो ऊपरी सिरे पर है, जहां चाहे खुली हुई है, जो कप जहां से खुला हुआ है, वहां पर भी हम एक काल्पनिक बाउंड्री कंसीडर कर सकते हैं। तो तंत्र व परिवेश के मध्य में यह भी कोई प्रश्न विशेष पूछने योग्य नहीं है, हालांकि स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है कि कथन सत्य या असत्य है, तंत्र व परिवेश के मध्य बाउंड्री वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना? सो तंत्र व परिवेश के मध्य सीमा रेखा, यानी कि जिसको हम ऑब्वियस सी बात है बाउंड्री बोलते हैं, वो जो होती है वह कैसी हो सकती है? वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम ही चल रहा है, पहली डेफिनेशन के अंदर ही हम लोग एक सब टाइप या सब हेडिंग डाल रहे हैं, और वह है तंत्र के प्रकार। देखिए, मूल रूप से 3 प्रकार के तंत्र थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि होते ही हैं। एक्चुअली कंसीडर क्या कर रहे हैं? एक है खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, दूसरा है बंद तंत्र, तीसरा है विलगित तंत्र। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना? 3 प्रकार के मूल रूप से तंत्र माने जा सकते हैं। एक है खुला तंत्र, ओपन, अभी इसका मतलब देखेंगे। बंद तंत्र यानी कि क्लोज सिस्टम, और तीसरा है विलगित। विलगित जो तंत्र है वो प्रायोगिक रूप से नहीं बनाए जा सकते हैं, अभी बताऊंगा। ये सिर्फ हाइपोथेटिकली कंसीडर किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है इनको समझना। एक खुले तंत्र का मतलब होता है जिससे कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंज हो सके। जैसा अभी मैंने बताई थी कि चाय रखी है आपने कप में, तो ये एक खुले तंत्र का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि उससे भाप बनकर कुछ द्रव्यमान भी जा रहा है बाहर। उष्मा तो खैर जा ही रही है, उष्मा तो ऐसा तो है नहीं कि आप चाय उठ के ठंडी नहीं होगी वो। सो चाय जो एक कप में रखी है वह एक खुला तंत्र है, क्योंकि उससे द्रव्यमान भी निश्चित तौर पर बाहर जा सकता है और ऊर्जा भी जा सकती है। लेकिन यदि इस चाय के कप को ढक दिया जाएगा तो ये एक बंद तंत्र होगा, क्योंकि इससे द्रव्यमान नहीं जा सकता। बंद करने से द्रव्यमान बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ऊष्मा अभी भी जाएगी, ठंडी तो वो अभी भी होगी। ठीक है ना? यानी बंद तंत्र का मतलब है जिससे द्रव्यमान ना जा सके, जिससे केवल ऊर्जा जाए, जिससे तंत्र और परिवेश के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं हो सकता, मास का नहीं हो सकता। और तीसरा आइसोलेटेड है, जिसमें हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि न तो ऊर्जा का विनिमय हो और न ही द्रव्यमान का हो। वास्तविक रूप से ऐसा तंत्र हम नहीं बना सकते कि ऊर्जा का विनिमय हो ही नहीं, लेकिन आप कुछ समय तक ऊर्जा के विनिमय को रोक कर रख सकते हो या धीमा कर सकते हो, जिसको हम थर्मली इंसुलेटेड बोलते हैं। यानी ऊष्मीय रूप से कुचालक करे गए उपकरण आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं।
परफेक्टली आइसोलेटेड वो नहीं है। इंसुलेटेड होना और आइसोलेटेड होने में अंतर है। इंसुलेशन रोकता है कुछ हद तक, जैसे थर्मस फ्लास्क आपका एक आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। थर्मस फ्लास्क में द्रव्यमान तो बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन ऊर्जा भी कुछ हद तक रोकी जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने थर्मस फ्लास्क में चाय भर दी और वो 4 साल बाद भी वैसे ही गर्म रहेगी, यानी ठंडा तो उसमें भी होगा, लेकिन कुछ समय तक आपने रोक दिया, यानी इट इज थर्मली इंसुलेटेड नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आप बना ही नहीं सकते, ऐसा कोई सिस्टम आप नहीं बना सकते कि उस एनर्जी को एक बार आपने कर दिया स्टोर और वो वहीं बनी रहे। निश्चित ही तौर पर वो जाएगी, भले ही बहुत बढ़िया क्वालिटी का फ्लास्क ले लोगे तो भी वो 4 साल तो चाय नहीं चलनी। सो यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 तरह के तंत्र होते हैं। इस पर प्रश्न बन सकने की कैटेगरी में बिल्कुल ही आता है, हम बात करेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन पहले इनका मतलब लिखना पड़ेगा। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, सिंपल है, डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि क्या तंत्र जिससे ऊर्जा यानी एनर्जी एवं द्रव्यमान यानी कि मास दोनों का विनिमय हो सके। विनिमय समझते हैं, एक्सचेंज, विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो, ठीक है ना। उदाहरण में क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाय वाली उदाहरण लिखने की जरूरत पड़ती हो, कॉमन सेंस से हो तो। फिर है क्लोज्ड सिस्टम यानी बंद तंत्र, जिससे केवल क्या हो, ऊर्जा का विनिमय हो। समझ जाना, द्रव्यमान का नहीं हो रहा होगा, केवल लिख रहा हूं तो केवल ऊर्जा का विनिमय। ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन योर सिस्टम एंड द सराउंडिंग। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, जिसमें हम निश्चित तौर पर डिफाइन तो ऐसा ही करेंगे, इसको हम डिफाइन तो ऐसा ही करेंगे कि भैया इसमें किसी किस्म का कोई एक्सचेंज नहीं होता, हालांकि ये प्रैक्टिकली बात संभव नहीं है। ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का विनिमय नहीं। एनर्जी एंड मास बोथ कैन नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। ऊर्जा व द्रव्यमान दोनों का विनिमय नहीं हो सकता, दोनों का एक्सचेंज नहीं हो सकता। यहां पर यह बात मेंशन करना जरूरी है कि प्रायोगिक रूप से पूर्णतः विलगित तंत्र हम नहीं बना सकते। केवल ऊष्मीय कुचालक जो होते हैं, ऊष्मीय रोधक तंत्रों को, ऊष्मीय कुचालक तंत्रों को, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेटा थर्मली इंसुलेटेड नॉट आइसोलेटेड, है ना। इंसुलेटेड तंत्र को विलगित की तरह ट्रीट किया जाता है, या विलगित तंत्र की तरह माना जा सकता है। ध्यान रखना, होते नहीं है, मानते हैं हम, हाइपोथेटिकली ही ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो हमको मानने ही पड़ेंगे। इसका जरूर उदाहरण हम लिखना चाहेंगे। इसका उदाहरण होता है आपका थर्मस फ्लास्क, कुछ हद तक आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है, जिससे कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों ही का विनिमय नहीं हो। इट इज थर्मस फ्लास्क, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, मूल बात तो ये है। वैसे तो कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, वो तो बच्चों वाली बातें हो जाएंगी बिल्कुल। मैं यहां कह रहा हूं कि यहां एक प्रोसेस है, आपको उसको मिलाना है कि वो कैसे सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना। देखते हैं, जैसे पहला है पृथ्वी यानी अर्थ, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार यूनिवर्स लिख रहा था, कोई बात नहीं। ये ले यूनिवर्स, कहीं ना कहीं तो इसमें मात्रा लग रही होगी। तीसरा सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझते हैं सेल, वैसे लिखने से काम चल जाएगा पर मैं पूरा लिखता हूं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और चौथा एक पात्र है जिसमें ये अभिक्रिया हो रही है, दिस वन इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन यहां हो रही है, जिस पात्र में ये अभिक्रिया हो रही है उस पात्र के बारे में बताना है, वेदर इट इज ओपन और द क्लोज सिस्टम। तो देखिए इसको किससे हमको मिलाना है, यहां पर हम किससे इसको मिलाएंगे। लेट्स सी कि इसको किस से मिलाया जा सकता है। अब ऑप्शन तो आपके पास 3 ही है मिलाने योग्य, तो 3 कौन से ऑप्शन है भाई।
एक ऑप्शन है आपका ओपन सिस्टम, फर्स्ट वन, ठीक है ना, ओपन। दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम, और तीसरा विलगित, है ना। तीन ही ऑप्शन है, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। विलगित बोले तो आइसोलेटेड। हमको बताना है कि यहां पर किसको किससे मिलाया जाए। तो देखिए पृथ्वी जो है वो खुला तंत्र है, क्योंकि निश्चित तौर पर उससे बाहर सब कुछ जाता है, द्रव्यमान भी जाता है, ऊर्जा भी जाती है, पृथ्वी से बाहर सब कुछ जा ही रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो तो आपका ओपन सिस्टम है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। यूनिवर्स, आप ब्रह्मांड के बाहर कुछ भेज सकते हैं क्या? ब्रह्मांड के बाहर है क्या जो आप भेजेंगे? इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ब्रह्मांड एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन हम उसे बना नहीं सकते। अभी तो हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, तो हम ब्रह्मांड कैसे बनाएंगे? ठीक है। सो अर्थ और यूनिवर्स समझ गए होंगे। सेल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो आपका क्लोज सिस्टम है, क्योंकि इससे ऊर्जा का तो विनिमय हो ही रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम ही ये था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उससे हम ऊर्जा तो बाहर निकाल ही सकते हैं। सेल से ऊर्जा नहीं निकलेगी तो वो फेंक दोगे फिर उसको आप, है ना, वो तो काम का रहेगा नहीं। द्रव्यमान बाहर नहीं जा रहा उससे भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक क्लोज सिस्टम का उदाहरण है, यानी कि एक बंद तंत्र का उदाहरण है। हाँ, और ये जो लास्ट हमने लिखा है ये थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। हमने लिखा कि एक रिएक्शन हो रही है PCl5 से, आपको PCl3 + Cl2 मिल रहा है, और आपसे पूछा गया कि वेदर इट इज ओपन और द क्लोज। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस आपने करवा दिया। बेसिकली हमको मालूम है कि इसकी नेचर जो होती है वो तो उत्क्रमणीय प्रकृति की है, रिवर्सिबल होती है, लेकिन अभी ये साइन जो आप देख रहे हैं वो इरिवर्सिबल का, समझते होंगे इतना। रिवर्सिबल का साइन तो ये होता था, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है इसका मतलब यहां जो ये गैसें बनी है वो बाहर जाएंगी नहीं। यदि वो बाहर नहीं गई होंगी तो ये पीछे भी होती। भाई ये जो गैस बनी वो बाहर चली गई तो ये प्रोसेस सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। ऐसा तब संभव है, गैस बाहर गई इसका मतलब तंत्र आपका ओपन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बेटा कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण मैं यहां पर साइड में दे रहा हूं। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए, ये मूल रूप से गैस, ये जो रिएक्शन है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है ना। इसकी प्रकृति तो उत्क्रमणीय होती है, नो डाउट, रिवर्सिबल होती है। इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है, बोले तो रिवर्सिबल होती है। परंतु फिलहाल यहां पर यह अनुत्क्रमणीय दिखाई दे रही है। परंतु इस पात्र में, जिस भी पात्र में इसको लिया गया है, यह एक ही दिशा में हो रही है। एक ही दिशा मतलब फॉरवर्ड, कॉमन सेंस, एक ही दिशा में हो रही है। इट इज ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। अर्थात बनी गैसें, जो भी गैस यहां बन रही है ना भाई मेरे, बनी गैसें वह पात्र से बाहर जा रही हैं। और गैस यदि पात्र से बाहर जा रही है तो एक ही सिस्टम में पॉसिबल है, वो है ओपन, क्योंकि बंद सिस्टम में तो द्रव्यमान बाहर जाता नहीं है। सो बनी गैसें पात्र से बाहर जा रही हैं, दे आर एस्केपिंग द वेसल, बाहर जा रही हैं। इसका मतलब तंत्र कैसा होगा? ओपन होगा। यदि यहीं पर साइन जो है ना वो रिवर्सिबल लगा के आपको देता है, इसको देखिए जो भी लिखा है मैंने, पढ़िए। रिवर्सिबल साइन यदि दिया होता तो यह प्रोसेस क्लोज सिस्टम का हो जाता था। आइसोलेटेड का आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी आइसोलेटेड बना सकते नहीं हम, ठीक है ना। ये 100% ओपन सिस्टम है, क्योंकि गैसेस बाहर जा रही हैं, अदरवाइज ये रिवर्सिबल होता। मैं इसको हीट करने का साइन भी यहां बना देता हूं, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ऊष्मा तो अंदर जा ही रही होगी। PCl5 अपने आप तो टूटेगा नहीं ना, गर्म करेंगे तभी तो टूटेगा मेरे भाई। तो देखिए, पृथ्वी से दोनों ही चीजें बाहर जाती हैं तो वो ओपन हो गया। यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं जा सकता तो वो आइसोलेटेड हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ऊर्जा जाती है, द्रव्यमान नहीं, तो वो क्लोज्ड हो गया। PCl5 को गर्म कर रहे हैं और रिएक्शन केवल एक ही दिशा में हो रही है, तो ये आपका ओपन सिस्टम में ही संभव है। ध्यान रखना, उत्क्रमणीय प्रक्रम कभी भी, ये साम्य कभी भी खुले तंत्र में नहीं आता है, वो सदैव बंद पात्र में या बंद तंत्र में ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैरेक्टरिस्टिक है क्लोज सिस्टम का। और यदि ओपन सिस्टम लेंगे, इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा, सामने आएगा ही नहीं, गैसीय प्रोडक्ट बनने की स्थिति की बात हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है
यहां तक आप मामले को समझे। सिस्टम के विभिन्न प्रकार, ये एक पहली टर्मिनोलॉजी हमने क्लियर की कि सिस्टम क्या होता है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, परिवेश क्या होता है उसके अलावा होता है, बाउंड्री क्या होती है, उनकी बीच की सीमा रेखा या जो भी बीच का आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसे बोलते हैं बाउंड्री। तंत्र के प्रकार 3 होते हैं, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, आइसोलेटेड होता है। अब अगली डेफिनेशन की तरफ हमको जाना है और वह है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड, जो आपको बार बार काम में लेनी है, इनको बोलते हैं मात्रात्मक एवं गहन गुणधर्म। मतलब इट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। देखिए, किसी सिस्टम के जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप माप सकें, ठीक है ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो मापने योग्य हो, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक एक्सटेंसिव, एक इंटेंसिव। नाम में ही काफी कुछ है। इसको मात्रात्मक या मात्राश्रित या विस्तीर्ण भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी नहीं तो, वैसे इसे विस्तीर्ण भी बोलते हैं एक्सटेंसिव को। एक एक करके बात करते हैं। तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटेंसिव की बात करेंगे। एक्सटेंसिव यानी मात्रात्मक यानी कि विस्तीर्ण गुणधर्म, तो वो गुण जो कि तंत्र के द्रव्यमान पर निर्भर करें, तंत्र के आकार पर निर्भर करें, उनको हम मात्रात्मक गुणधर्म कहेंगे। जैसे लंबाई, वॉल्यूम, ये मात्रात्मक गुणधर्म है, कॉमन सेंस, ठीक है ना। पानी का वॉल्यूम है, यदि आपने मात्रा बढ़ाई तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका घटने कोई सवाल नहीं उठता, सेम रहने का कोई सवाल नहीं उठता, कंफर्म है। यानी कि वॉल्यूम, आयतन, एक मात्रात्मक गुणधर्म है जो कि साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। इसका मतलब वो भी एक मात्रात्मक गुणधर्म है। सो मात्रात्मक गुणधर्म का मतलब विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, ऊर्जा मात्रा पर निर्भर करती है, हम सबको मालूम है, E=mc², एक बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है जीवन में। सो विभिन्न प्रकार के ऊर्जाएं, एंथैल्पी हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो, आंतरिक ऊर्जा हो, सब मात्रात्मक गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं मात्रात्मक गुणधर्म। इनकी विशेषता ये होती है कि अब तंत्र को काटोगे, बांटोगे तो ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी। आपके पास एक बाल्टी भरी हुई है, उसमें से आपने आधा पानी फेंक दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा? उसका वॉल्यूम बदल जाएगा। तो उसको बोलेंगे मात्रात्मक गुणधर्म। एक तार मैंने लिया है 1 मीटर का, उसको आधा कर दूं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। यह है मात्रात्मक गुणधर्म। और गहन का मतलब होता है विच आर इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सिस्टम एंड द साइज ऑफ द सिस्टम, उस पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि घनत्व, पानी का घनत्व 1 लिया जाता है, वह 1 ही रहेगा, उसकी 1 बूंद होगी तो भी 1 रहेगा, पूरे महासागर होगा तो भी 1 रहेगा। हालांकि महासागर में पानी शुद्ध नहीं होता, उसमें तो चीजें घुली हुई हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पानी का घनत्व या किसी भी पदार्थ का घनत्व उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। समझ रहे हो? मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। जो चीज पानी पर तैरेगी वह बड़े साइज का लेने पर भी तैरेगी, छोटे साइज का लेने पर भी तैरेगी, और जो डूबेगी वो बड़े साइज में भी डूबेगी और छोटे साइज में भी डूबेगी। एक पत्थर कितना ही छोटा लिया जाए, डूब रहा है तो वो डूबेगा ही, छोटा लेने पर तैरने नहीं लगेगा, क्योंकि घनत्व उसका बदलता नहीं है। सो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक गहन गुणधर्म है। जो मात्रा पर निर्भर करे वो मात्रात्मक, और जो ना करे उसे गहन या इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? वह गुण, मापन योग्य गुण है, ध्यान रखना है, जिनको माप सके। माप ही नहीं सकोगे तो पता कैसे चलेगा कि चेंज हुआ है? मापन योग्य गुण होते हैं भाई। आपकी लंबाई, आपकी ऊंचाई, आपका द्रव्यमान मापन योग्य गुण है। आपकी चालाकी आपका मापन योग्य गुण नहीं है। आप ऐसी कोई स्केल नहीं बना सकते जिससे पता चले आप कितने चालाक हैं। तो एक्सटेंसिव यानी कि वे गुण जो क्या है? तंत्र के द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिख दो उसका सिस्टम का जो साइज है, पर निर्भर करें। पहली बात। दूसरी,
तंत्र को विभाजित करने पर, तंत्र को बांटने पर, काटने पर, कुछ भी कह लीजिए, तंत्र को बांटने या काटने पर ये परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये एडिटिव होते हैं। एडिटिव मतलब योगात्मक, एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं ये। एक ग्लास में पानी है, दूसरे ग्लास में भी पानी है, दोनों को मिला दूं तो दोनों का वॉल्यूम जुड़ेगा। एडिटिव, वॉल्यूम जुड़ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये एडिटिव होना। एक ग्लास में पानी, दूसरे ग्लास में पानी, दोनों को मिला दूं तो दोनों का घनत्व 1 + 1 करके 2 नहीं कर सकते। एडिटिव नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पानी बढ़ाते जाऊंगा और घनत्व जो है उसका वैसे ही उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। सो दे आर नॉट द एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर योगात्मक गुण होते हैं। ये योगात्मक, इनको बोलते हैं योगात्मक या योजात्मक, जो भी बोलते हैं। योगात्मक या एडिटिव प्रॉपर्टी, दोनों में लिख देता हूं हिंदी इंग्लिश में। एडिटिव प्रॉपर्टी, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मुख्य बात इनके उदाहरण देखिए। इनके उदाहरण कोई नहीं पूछ रहा, ज्यादातर इंटेंसिव के ही पूछते हैं। ठीक है ना? सो द्रव्यमान खुद, द्रव्यमान मास, आयतन वॉल्यूम, लंबाई लेंथ, नहीं, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी, एंथैल्पी पढ़ा था आपने, एंथैल्पी क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, इस नाम के पीछे ऊर्जा सरनेम लग रहा है तो फिर आ ही गया उसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा। एंट्रोपी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वैसे पहले भी आई है, खूब टकराई है आपसे। ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये सभी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हैं, मात्रात्मक हैं, यानी कि तंत्र के आकार पर निर्भर करती हैं। यदि आपने तंत्र का आकार बदल दिया, तंत्र को डिवाइड कर दिया, तो फिर ये प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। सेकंड नंबर पर एक गहन गुणधर्म, बोले तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई पहले वाले का, नहीं है? क्या तंत्र के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं, मास या साइज पर निर्भर नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द सिस्टम। दूसरी बात, तंत्र को विभाजित करने पर, बांटने पर अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई बदलाव उसमें होगा नहीं यदि आपने तंत्र को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और नॉन एडिटिव होती है, नॉन एडिटिव होती है, एडिटिव नहीं होती, जोड़ते नहीं आप इनको इस तरह से। मूल बात वही, उदाहरण पर ही प्रश्न इसमें बनेगा। गहन गुणधर्म के नाम पर या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के नाम पर हमेशा एग्जाम्पल ही आपको देखने में मिलेंगे। जैसे देखिए बेटा, अभी मैंने बताया था कि क्या घनत्व कैसा गुण है, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से सांद्रता, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सांद्रता भी एक गहन गुणधर्म है। आप बोलेंगे सर सांद्रता तो मास पर डिपेंड करती है। भाई मेरे यूं सुनो बात को कि मास पर डिपेंड करती है, लेकिन आप उसको इस तरह से ना लें कि आप मास बढ़ा रहे हैं। आप उसको ऐसे लें जैसे मेरे पास एक 2m सांद्रता का NaOH का विलयन है, समझो इस बात को, है ना। 2m सांद्रता का NaOH का विलयन है, यदि मैं उसे आधा फेंक देता हूं तो वो 1m वाला नहीं होगा, वो 2m का 2m ही रहेगा। ऐसे आप उसको कंसिडर करें, यानी वह क्या उस सिस्टम के साइज पर या उस सिस्टम के मास पर निर्भर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, समझ रहे हैं? वह तंत्र के आकार पर निर्भर नहीं है। आपने 2m वाले सांद्रता विलयन को आधा फेंक दिया तो भी वो 2m है, वो 1m नहीं होता है, और आधा फेंक दिया तो भी वो 2m ही रहता है। यानी सांद्रता एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से pH भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से पृष्ठ तनाव सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन,
फिर आती है श्यानता, फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ज्यादातर फिजिक्स में आती हैं सारी चीजें, ठीक है ना, ये भी। फिर आता है ईएमएफ, चाहे ई हो या ई नॉट हो, दोनों। ईएमएफ सुने ही है आपको, नया तो है नहीं ईएमएफ, है ना। मोलर उष्माधारिता इसमें आएगी, ध्यान रखना। उष्माधारिता उसमें थी, मोलर उष्माधारिता इसमें। उष्माधारिता हम स्पष्ट कर लेंगे, सुने होंगे तो। उष्माधारिता किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा होती है। जहां मोलर लग गया, जहां विशिष्ट शब्द लग गया, वो फिर कहां आपके मात्रा पर निर्भर करेंगे। किसी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, तो उसकी मोलर चीज तो स्थिर ही रहती होगी ना, वो थोड़ा ज्यादा मात्रा लेने से बढ़ जाएगी क्या, समझे। इसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट उष्मा, ये सब भी इसी कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जो निर्भर नहीं करते किसके ऊपर, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टू द व्हाट, मास और द साइज ऑफ द सिस्टम, निर्भर नहीं करते उसमें, ठीक है ना। यहां एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, और वह ये है, नोट डाल कर बता रहा हूं, दो मात्रात्मक गुणों का अनुपात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो गहन होता है। मात्रात्मक गुणों का अनुपात गहन गुण होता है। रेशो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। 2 मात्रात्मक गुणों का अनुपात गहन गुण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई, घनत्व, इसके बारे में काफी बात की हमने कि ये एक्सटेंसिव है। वह होता है द्रव्यमान बटा आयतन, जानते ही हैं हम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहां पर देखिए कि द्रव्यमान खुद कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव, मात्रात्मक, ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, मात्रात्मक। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। जैसे आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे वैसे ही आयतन भी उसका बढ़ जाएगा, इसीलिए घनत्व स्थिर बना रहेगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जैसे ही आपने सिस्टम का द्रव्यमान बढ़ाया वैसे ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो क्योंकि दोनों एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं, तो फिर उनका रेशो, जिसको हम घनत्व बोलते हैं, वह क्या बना रहता है, वह आपका स्थिर बना रहता है। उम्मीद है आप समझे होंगे कि क्या कारण है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव होने के पीछे लॉजिक क्या है, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो यह एक और पद था, दैट इज एक्सटेंसिव और एंड इंटेंसिव, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंसिव बोल रहे हैं या इंटेंसिव बोल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ, अपना अगला पद, अगला बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, तीसरा नंबर, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। देखिए इसका नाम ही चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं डिफाइन खुद ही हो गया। फंक्शन होना मतलब डिपेंड करना, फलन निर्भर करता है, स्टेट पर जो निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ओनली। आपने क्या रास्ता चुना है उस पर निर्भर नहीं करता, उसको हम अवस्था फलन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, अपनाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे तापमान, तापमान एक अवस्था फलन है। आप पानी गर्म कर रहे हो, अब आप रोड से पानी गर्म कर रहे हो, आप गीजर से पानी गर्म कर रहे हो, आप चूल्हे पे पानी गर्म कर रहे हो, कहीं से भी पानी गर्म करके ला रहे हो, हमें कोई लेन देना नहीं है, हमें तो फाइनल टेम्परेचर से मतलब है। आपने रास्ता क्या चुना उसे वहां तक पहुंचाने का, उससे क्या लेना देना है हमें, नथिंग। ऐसा नहीं है कि आप चूल्हे पे गर्म करके लाओगे तो 25 डिग्री वाला ज्यादा गर्म लगेगा, ऐसा नहीं होगा ना। सो टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, केवल प्रारंभिक और अंतिम से मतलब है, बीच के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है कि वह वहां तक कैसे पहुंचा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। हमें केवल उस फाइनल टेम्परेचर से मीनिंग होगा।
अपनाए गए रास्ते से मतलब नहीं है कि आपने उसे किस तरह से गर्म किया है, कैसे भी गर्म किया हो, हमारे लिए तो हमारा जो लास्ट टेम्परेचर है वही मायने रखता है। सो तापमान एक अवस्था फलन है दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ओनली, वह अपनाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो अवस्था फलन का मतलब क्या है, वे गुण मेजरेबल प्रॉपर्टीज ही होगा जो केवल प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। तंत्र की वैसी बात है। फिर किस पर निर्भर नहीं करते, पर निर्भर करते हैं अपनाए गए पथ पे नहीं, अपनाए गए पथ पर नहीं। They are independent to the path that is adopted, वह रास्ता जिससे उसे चालू किया गया है और जैसे वहां तक पहुंचा गया है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था निर्भर है। केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण है हमेशा की तरह। इस तरह के टर्मिनोलॉजी में तो एग्जाम्पल ही काम आएंगे। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, गिव्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, सब स्टेट फंक्शन है। प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। वैसे तो मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि ये एंट्रोपी है। ये यू लिख दो, इसको यू, ई या यू दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ये दीज ऑल आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मापन योग्य गुण, मापन योग्य गुण, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मापन योग्य जो गुण होते हैं वे इस कैटेगरी में डाले जाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। यहां पर एक फिर से नोट का समय आ चुका है। इन नोटों को बाद में समेटते हो कि नहीं मेरे भाई, बहुत जरूरी है। देखिए, Q एवं W, ऊष्मा एवं कार्य, ऊष्मा एवं कार्य क्या नहीं है, मापन योग्य गुण नहीं है या अवस्था फलन नहीं है। वे अपनाए गए पथ पर भी निर्भर करते हैं। प्रारंभिक और अंतिम पे तो करेंगे ही, उसकी मनाही नहीं है, पर वो अपनाए गए पथ पर यानी रास्ते पे भी निर्भर करते हैं। कॉमन सेंस। ये अपनाए गए पथ पर भी निर्भर करते हैं। मतलब देखो, जैसे आपको 5वीं मंजिल पर जाना है किसी बिल्डिंग की, आप जमीन पर नीचे खड़े हैं, जमीन पर खड़े मतलब नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर पर आप खड़े हैं और आपको 5वीं मंजिल तक जाना है, तो उसका क्या तरीका है? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपने लिफ्ट पकड़ी और आप पहुंच गए, या फिर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों स्थितियों में समान है। देखिए, आप वहीं ग्राउंड स्टेट से 5वीं फ्लोर पर जा रहे हैं, दोनों ही केस में आप ग्राउंड स्टेट से चालू हो रहे हैं और 5वीं फ्लोर तक जा रहे हैं, तो उसमें कोई तो बदलाव दिखाई नहीं दे रहा आपको। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है, लेकिन एक आपने लिफ्ट पकड़ी है और एक आप जो है वह सीढ़ियों से गए हैं, तो आपको कार्य निश्चित तौर पर सीढ़ियों वाले में ज्यादा करना पड़ेगा। समान कार्य नहीं होगा, दोनों पथों में आपके द्वारा किया गया कार्य समान नहीं होगा। यानी कार्य पथ पर निर्भर करता है, आपने कौन सा रास्ता चुना है निश्चित ही तौर पर निर्भर करता है।
कार्य निर्भर करता है। जैसे कि आपको परीक्षा में सफल होना है, आप सभी बच्चों को परीक्षा में सफल होना होता है, यानी कि सभी की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था लगभग समान होती है। आपने 11वीं में एंटर किया और अंतिम स्टेज सबकी लगभग सेम ही है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था तो समान है, लेकिन कार्य कितना करना पड़ेगा यह डिपेंड करता है कि आपने रास्ता कौन सा चुना। समझे? रास्ते का मतलब सीधा है कि आपने कौन से स्कूल को ज्वाइन किया, आपने कौन से कोचिंग को ज्वाइन किया, आपने कौन सी टीचर से पढ़ा, आपने कौन सी बुक ली, ये सब रास्ते हैं, ये पाथ है। समान कार्य नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के पास में कोई टीचर अवेलेबल ही नहीं है, कोई बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको वहीं तक जाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ेगा, अधिक मेहनत उसको करनी पड़ेगी। पहुंच तो हो सकता है निश्चित तौर पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान ही है, लेकिन उसको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। और यदि किसी के पास एक बढ़िया फैसिलिटी है, सभी तरह की पुस्तकें हैं, सभी तरह के टीचर्स उसके लिए अवेलेबल हैं, कोचिंग जाता है वो, तो हो सकता है उसको अपेक्षाकृत कम कार्य करना पड़े, क्योंकि रास्ता उसने दूसरा चुना हुआ है, हालांकि उसको भी जाना वही है। सो किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर सकता है, एक पाथ पर निर्भर करना पड़ेगा। जिसके पास बुक्स नहीं है, हो सकता है उसको किसी और से लानी पड़े, उसको लेने के लिए जो है वो कहीं बड़े शहर जाना पड़े, वहां भी उसको नहीं मिले, तो उसके जो कार्य है उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के पास घर पे ही तैयार है, उसके भाई ने पहले तैयारी कर रखी है, उसको दे दिए रेडीमेड नोट्स लाकर, ये ले, इनसे पढ़ ले, तो उसका रास्ता अलग हो गया, वो वाया उसके बड़े भाई के सहारे चल रहा है, उसको कम कार्य करना पड़ेगा। तो रास्ता यदि आपने बदल दिया तो समान स्थिति में पहुंचने के लिए कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए कार्य एक पथ फलन है, यानी कि यह एक स्टेट फंक्शन नहीं है, यह एक अवस्था फलन नहीं है, यह अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से ऊष्मा भी इसी तरह का सिस्टम है। हीट एंड वर्क आर नॉट, ये एंथैल्पी है, ये हीट है, ध्यान रखना। एंथैल्पी सिस्टम के अंदर होती है, और कार्य जो होता है, ये जो ऊष्मा जो होती है, वो सिस्टम का गुण नहीं होती है। दोनों में अंतर क्लियर कट समझ लेना। एंथैल्पी एक सिस्टम के अंदर हो सकती है, ऊष्मा एक सिस्टम के अंदर नहीं होती है। ऊष्मा एक सिस्टम की दो स्टेज के बीच में होती है। Q और W मापन योग्य गुण नहीं है। यहां एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, उसको जीवन में उतार लेना, बहुत ही काम आएगी, क्योंकि कार्य के बारे में तो काम तो आएगी। Q और W मापन योग्य गुण नहीं है, ध्यान रखना। मेजरेबल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मापन योग्य गुण नहीं है तंत्र के, है ना। तंत्र हेतु इनको मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हम। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य ही अस्तित्व रखते हैं। ध्यान रखना इस बात को, अवस्था के मध्य ही अस्तित्व रखते हैं, यानी कि इनका अस्तित्व सिर्फ दो अवस्थाओं के मध्य ही है। दे एग्जिस्ट इन बिटवीन टू स्टेट। एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य ही इनका अस्तित्व। मेरे भाई बात समझो। क्या आप किसी व्यक्ति से ऐसा प्रश्न कर सकते हो कि तेरे में कितना कार्य है? ऐसा बोल सकते हो कि कितना कार्य है तेरे में? अभी बता कि इसमें तो कम कार्य है, इसमें ज्यादा नहीं। कार्य तो होगा तभी पता चलेगा ना। आप में कार्य कहां है? आप तो कार्य करोगे तो पता चलेगा कि कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो। यानी कार्य और ऊष्मा जो है वह किसी चेंज के दौरान ही होते हैं। कार्य आपके अंदर संग्रहित नहीं होता, वो ऊर्जा कहलाता है। फिर कार्य किया जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ किसी परिवर्तन के दौरान है। मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंथैल्पी और ऊष्मा का मतलब समझ रहे हो? एंथैल्पी तो सिस्टम के अंदर स्टोर हुई एक तरह की एनर्जी है, और ऊष्मा तो कभी भी सिस्टम के अंदर की बात ही नहीं होती। ऊष्मा का तो मतलब है सिस्टम इधर से इधर जा रहा है, तो उसके बीच में जो भी कुछ एनर्जी का बदलाव है वो ऊष्मा के रूप में होता है। अभी और आगे हम डिटेल इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात यहां समझ लीजिए कि ऊष्मा शब्द का उपयोग, ठीक है, वहां अभिक्रिया की ऊष्मा और एंथैल्पी हमने एक ही तरह से ट्रीट किया है, लेकिन यदि बहुत स्पेसिफिक होने की कोशिश करेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक जाने की कोशिश करोगे, तो यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि ऊष्मा एक तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में ही अस्तित्व रखती है, जबकि
क्या एंथैल्पी वो उस तंत्र के अंदर रह सकती है, वह एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, जबकि ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान रखना, W और Q का अस्तित्व किसी परिवर्तन के दौरान ही होता है। चेंज नहीं तो ये भी नहीं, चेंज नहीं तो ये भी नहीं। आप कुछ कर नहीं रहे तो कार्य हो नहीं सकता, आपके अंदर कार्य नहीं है। कुछ करोगे तो कार्य होगा, ज्यादा कुछ करोगे तो ज्यादा कार्य होगा, कम कुछ करोगे तो कम कार्य होगा। आप बैठे कुछ कर ही नहीं रहे तो कार्य है ही नहीं। कार्य का अस्तित्व तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, समझे? तो W और Q के बारे में ये बिंदु भी ध्यान रखें। अवस्था फलन का मतलब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलने का समय आ चुका है। फोर्थ वन, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मेरे भाई। यह है प्रक्रम, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मान सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, इसको बोलते हैं प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? किसी परिवर्तन की क्रियाविधि को प्रोसेस कहते हैं। जैसे प्रोसेस तो एक सामान्य शब्द है, ऐसा तो है नहीं कि कोई केमिस्ट्री में ही पाया जाता है या साइंस में ही पाया जाता है। आप लोग बैंक में गए हो तो वहां जाकर के आपने पूछा होगा चलो अकाउंट खुलाना है, तो आप क्या बोलते हो? भाई अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या है, ये पूछा होगा आपने, है ना, कि भाई इसका तरीका क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है ना। तो प्रोसेस का मतलब तो एक कॉमन टर्म है। प्रोसेस मतलब ऊष्मागतिकीय परिवर्तन की क्रियाविधि, उसे हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई विशेष बात अभी नहीं है, जब इसके टाइप देखेंगे तो ये बहुत विशेष हो जाता है। फिलहाल तो बात यह है कि ऊष्मागतिकीय परिवर्तन की क्रियाविधि, ऊष्मागतिकीय परिवर्तन की क्रियाविधि ऊष्मागतिकीय परिवर्तन की क्रियाविधि प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, मुख्य बात है प्रकार, टाइप्स। 4 प्रकार अपन को यहां पढ़ने मेरे भाई। पहला है समतापी। यदि आप भौतिकी के अंदर ऊष्मागतिकी को पढ़ चुके होंगे तो ये आपको बहुत आसान चीजें नजर आएंगी। आइसोथर्मल कहते हैं इसको, रुद्धोष्म, एडियाबैटिक, समदाबी, आइसोबारिक, सम आयतनी, नाम में ही छुपा है लगभग सब कुछ, आइसोकोरिक, क्या है मतलब? What do you mean by this? देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए समतापी प्रक्रम की, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चलता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब है इसका T स्थिर और डेल्टा T 0। T स्थिर और डेल्टा T 0। ताप स्थिर रहेगा तभी तो परिवर्तन शून्य आएगा, नहीं, ताप स्थिर रहता है। तो वे प्रक्रम जिनमें ताप स्थिर बना रहता है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है डेफिनेशन, तो ताप स्थिर रहता है और डेल्टा T 0 होता है, उन्हें समतापी प्रक्रम कहते हैं। यहां पर समझने सोचने योग्य बात है कि यहां ऊष्मा का विनिमय हो सकता है। थोड़ा अजीब लग सकता है आपको कि साहब हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है पर टेम्परेचर फिर भी स्थिर है, ये कैसे होगा? टेम्परेचर तो ऊष्मा का ही मापन करता था। सो ताप स्थिर और ऊष्मा का विनिमय ये कैसे है? क्या प्रायोगिक रूप से समतापी प्रक्रम होते हैं? बिल्कुल। देखिए उदाहरण, 100 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 atm दाब पर पानी को गर्म करना। आप पानी को इस समय जब गर्म करते हैं तो क्या उसका ताप बढ़ता है? आप याद करके बताइए कि 100 डिग्री के आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आप 1 atm दाब पर पानी का तापमान नहीं कर सकते।
आप उसको गर्म करो भले ही, उसका ताप उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आप गर्म करके ऊष्मा उसको प्रदान कर रहे हैं ना, वो अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। इट इज यूटिलाइज एज स्टेट चेंज। पानी सारी उस ऊष्मा को लेकर के और कहां भाप बनने लग जाएगा, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ऊष्मा का विनिमय हो रहा है लेकिन ताप नहीं चेंज हो रहा, तो इसीलिए तो समतापी बोल रहा हूं। ऊष्मा का विनिमय हो रहा है लेकिन ताप नहीं बदल रहा, तो इसे समतापी कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, क्योंकि इसी को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। भौतिकी के अंदर पढ़ा होगा शायद, उम्मीद है, या फिर जनरल साइंस में कभी पढ़ा होगा 10वीं लेवल तक। इसी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। क्योंकि दी गई ऊष्मा कहां काम में आ रही होगी, जल के अवस्था परिवर्तन। दी गई ऊष्मा जल के अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो रही होगी। इसी को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं मेरे भाई। तो समतापी प्रक्रम का मतलब आप समझ गए। आप हीट दे रहे हो, ले रहे हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ऐसे प्रोसेस को हम समतापी कहते हैं। यहां पर एक नोट डालकर फिर से बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसको और डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक पॉइंट लिख दे रहा हूं। आदर्श गैस हेतु, आइडियल गैस हेतु, इसकी चर्चा आगे की जाएगी, घबराओ नहीं। आदर्श गैस हेतु समतापी प्रक्रम में डेल्टा H यानी एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा E यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसको क्या होता है, 0 होता है। जैसा मैंने कहा कि मैं इस बारे में चर्चा करूंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पर बिंदु आपके पास पहुंच जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे पॉइंट को भूल जाते हैं, बाद में ध्यान नहीं आ पाता, तो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित है तो यहीं लिखा दिया हमने, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनका पहुंचना भी बहुत जरूरी है, जो कम से कम विद्यार्थी को मालूम तो हो सकता है वो उसके सिलेक्शन को होने ना होने के बीच की रुकावट बन जाए। इसीलिए ऐसे पॉइंट्स जब ध्यान आएंगे जहां, वहीं पर हम लिखना उचित समझते हैं। यह है तो आइसोथर्मल से ही जुड़ा हुआ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। समझ रहे हैं? देखिए, यह बात हुई समतापी के बारे में। फिर आता है अगला, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्ध हो जिसमें ऊष्मा यानी ऊष्मा रुकी हुई, कॉमन सेंस क्या होगा आज, रुद्धोष्म प्रक्रम। वे प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। तंत्र द्वारा ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, नो एक्सचेंज इन हीट, लेकिन ताप पर बदलता है फिर भी। यानी कि Q इज इक्वल्स टू 0, Q इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले मैंने क्या लिखा, T स्थिर डेल्टा T 0, यहां मैंने क्या लिखा, Q ही 0, क्योंकि Q का अस्तित्व तो किसी प्रोसेस के दौरान ही होता है। भाई जब मैं कह रहा हूं कि तंत्र एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है और बिना ऊष्मा के एक्सचेंज के जा रहा है, तो फिर Q तो अस्तित्व ही नहीं है, तो उसमें Q स्थिर का कोई तंत्र नहीं लिखने का। Q है कहां उस तंत्र में पहले जो स्थिर रहेगी, Q तो प्रोसेस के दौरान होते हैं। मैंने अभी समझाया था आपको कि Q और W तो प्रोसेस के दौरान होती है, तो वहां Q स्थिर या W स्थिर इस बात के का मतलब ही नहीं है। आप ऐसा कहते हो कि कार्य स्थिर है, अरे कार्य है ही नहीं कभी, तो स्थिर कहां से रहेगा, कार्य तो होगा, तो वो स्थिर कैसे रह सकता, दो प्रोसेस के बीच का कार्य हो तो।
सो क्यू भी यहां पर क्या है, जीरो। सीधा क्यू ही क्या है, जीरो। आप इसके डी क्यू भी जीरो कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उससे, लेकिन क्यू ही सीधे जीरो है तो डी क्यू तो जीरो होगा ही होगा। तो इसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये प्रक्रम अचानक होते हैं, सडन। अचायन हो गया, ये ज्यादा ही अचानक हो गया। ये प्रक्रम अचानक होते हैं, सडन होते हैं। क्यों अचानक कह रहा हूं? क्योंकि भाई सडन होंगे ना तो तंत्र को परिवेश के साथ हीट के लिए एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, तभी तो कहूंगा कि क्यू जीरो है। जिससे मूल रूप से ये रुद्धोष्म इसीलिए तंत्र को परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज, ऊष्मा विनिमय का अवसर नहीं मिल पाता, इसलिए ये प्रक्रम रुद्धोष्म होते हैं। इट इज नॉट गेटिंग इनफ टाइम, उसको पर्याप्त समय नहीं मिल रहा, तो इसीलिए वो हीट को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। सिस्टम सराउंडिंग के मध्य में ऊष्मा का विनिमय नहीं हो पा रहा, क्योंकि अचानक से होते हैं, सडन होते हैं, तो ये हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाता। जैसे एक बात और पहले उससे ये ध्यान रखना, अक्सर ये बात आपको काम में आएगी जब कभी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होगा। आगे आप पढ़ेंगे इस बात को। रुद्धोष्म प्रसार में अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताप में कमी आती है, ध्यान रखना। अभी मैंने कहा था कि ये थोड़े अजीब लग सकते हैं आपको कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, फिर भी टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। इससे पहले भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था ना, समतापी के अंदर हीट आ रही थी, जा रही थी, लेकिन ताप नहीं बदल रहा। और रुद्धोष्म संपीड़न जो होता है उसमें मेरे भाई ताप में वृद्धि होती है, उसमें ताप जो है वो बढ़ जाता है। सो रुद्धोष्म प्रसार से ताप में कमी और रुद्धोष्म संपीड़न से ताप में वृद्धि होती है। यह बिंदु भी आपको ध्यान रखने हैं। टेम्परेचर में वृद्धि या कमी वाले रुद्धोष्म प्रसार से ताप में कमी आती है और रुद्धोष्म संपीड़न से ताप में वृद्धि होती है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो जैसे टायर ट्यूब का फटना, टायर ट्यूब का फटना एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब टायर ट्यूब तो अचानक ही फटेगा, कोई टाइम देके तो फटेगा नहीं कि आज 4 बजे फटेंगे। भाई टायर ट्यूब तो अचानक ही फटता है, तो उससे क्या होगा? अंदर जो ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस है वो प्रसारित होगी। भाई वो अंदर ज्यादा दाब पे थी, फट गया, बाहर आएगी तो फैलेगी, कॉमन सेंस। जब वो फैलेगी तो उसको कार्य करना पड़ेगा, बिना कार्य के कैसा फैल जाएगी गैस? कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? अरे यहां पानी फैल गया, इधर एक जगह पानी है, मुझे उसको और ज्यादा फैलाना है, तो बिना कार्य के कैसे होगा? मेरे को फैलाना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे ही गैस यदि फैलेगी तो उसको कार्य करना पड़ेगा। कार्य के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा कहां से आएगी? इतना अचानक हुआ प्रोसेस की बाहर से तो ले ही नहीं सका, तो वो गैस अपनी ही एनर्जी के कॉस्ट पर काम करेगी, अपनी ही एनर्जी का उपयोग करके काम करेगी, इसलिए ताप गिर जाएगा। सो जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो ताप में कमी क्यों आती है? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इसको लिख रहा हूं, टायर ट्यूब फोड़ देते हैं इसको। एग्जाम्पल, टायर ट्यूब का फटना। टायर नहीं फटता, टायर ट्यूब फटता हो भाई। क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा? ट्यूब में भरी गैस प्रसारित होगी, ठीक बात। अंदर जो भरी गैस है उसका प्रसार होगा। इसके लिए कार्य करना होगा, बिना कार्य के तो ये होगा नहीं। गैस को ही कार्य करना पड़ेगा, उसी को प्रसारित होना है, तो और कौन करेगा? आवश्यक ऊर्जा बाहर से तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि फटाक से प्रोसेस हो गया, परिवेश से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक रुद्धोष्म प्रक्रम है।
अतः तंत्र क्या करेगा, या गैस, तंत्र यहां पर कौन है, गैस, अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर, अपनी इंटरनल एनर्जी का उपयोग कर कार्य करेगी, आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर कार्य करेगी। और आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्य करेगी तो उसका ताप गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार में ताप गिरता है। और इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। यह पूरी कहानी है भाई कि क्यों रुद्धोष्म प्रसार में ताप में कमी आती है, या रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है मूल रूप से यदि देखा जाए। सो बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, लेकिन हीट का एक्सचेंज तो नहीं होता, लेकिन ताप में परिवर्तन आता है। ऐसे प्रक्रमों को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज द एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी प्रकार तीसरा था समदाबी। इसमें बहुत आसान है, इसे कोई विशेष बात नहीं। इसमें P स्थिर रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा P का मान क्या होगा, वह शून्य होगा। कॉमन सेंस है ना। समदाबी तो बहुत आसान है भाई, दाब स्थिर रहेगा तो डेल्टा P का मान शून्य रहेगा। और इसी प्रकार से चौथा भी यहां लिख देता हूं, सम आयतनी, क्योंकि उसमें भी कुछ विशेष बताने जैसा नहीं है। सम आयतनी में क्या होगा बेटा, सम आयतनी में V स्थिर रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, और V कांस्टेंट रहने पर डेल्टा V भी कितना होगा, यहां 0 होगा। और सम आयतनी में कार्य भी शून्य होता है, ध्यान रखें, कार्य भी इसमें शून्य होता है। कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि जब आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो कार्य क्यों करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था कि गैस को कार्य इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कार्य शून्य होता है। यहां बात सम आयतनिकी की गई है केवल। तो ये 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, ये 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। इनसे संबंधित एक प्रश्न यहां मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा। ये एक हमने प्लॉट बनाया है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। ये प्रसार हो रहा है A, B, C, D। अब आपको कहा कि मैच करें कॉलम को, A, B, C और D को मिलाएं। किससे मिलाएं, पहला समतापी, दूसरा रुद्धोष्म, तीसरा सम आयतनी, इससे मैच कराना प्रभु, चौथा समदाबी। हमको मैच कराना है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस को किससे मैच कराया जाएगा। तो देखिए कुछ चीजें तो बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं कुछ तो। पहली बात ए में कौन स्थिर दिख रहा है, विच वन इज कांस्टेंट इन ए के केस में आप क्या कहेंगे, कौन यहां स्थिर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर यहां स्थिर कौन दिख रहा है, P, दाब स्थिर है तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि दाब स्थिर है तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, समदाबी कहेंगे। कॉमन सेंस। बी और सी की बात में बात करता हूं, पहले डी की बात कर लेता हूं। डी आसान है समझना, इसीलिए ये सम आयतनी है। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। आप देख ही पा रहे हो यहां पर कोई आयतन में परिवर्तन नहीं है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं हो तो उसे सम आयतनी कहा जाता है। मुद्दा है कि बी और सी में से कौन सा समतापी और कौन सा रुद्धोष्म है। तो एक बार को तो मैं बता दूं कि बी जो है वो समतापी है। ध्यान रखिएगा कि यहां ये कर्व ज्यादा स्टिफनेस लेके हुआ, यानी ज्यादा ढलान होती है इसकी, ठीक है ना। अभी हम इसको आगे भी देखेंगे डिटेल में। यदि आपने भौतिकी में देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे बात को, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें। ये समतापी और ये रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल अधिक होती है, स्टिफनेस ज्यादा होती है उसमें। रुद्धोष्म वक्र की ढाल अधिक होती है, इसीलिए यहां पर इस तरह का प्लॉट आएगा। इसीलिए ये बात यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए ये तो मानते हो इसमें स्टिफनेस ज्यादा है, इसमें ढाल ज्यादा है इसकी तुलना में। ये रुद्धोष्म के लिए अधिक है। यहां पर एक पॉइंट और मैं बता दूं कि मान लेते हैं ये ऐसा होता तो फिर क्या करते, मान लेते हैं ये प्रसार की जगह संपीड़न हो रहा होता तो क्या करते,
समायतनी और समदाबी में कोई डाउट कभी होगा नहीं, उसको वापस लिखने से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि ये ऐसा होता, तो बेटा किसको समायतनी मानते और किसको समतापी मानते? तो आप देखें, आप अब ये रुद्धोष्म हो जाता, क्योंकि इसमें ढाल आपको ज्यादा दिख रही होगी, स्टिफनेस उसमें ज्यादा है, और ये आपका कौन सा हो जाता? समतापी। ये अंतर क्या है दोनों में? ये संपीड़न है बेटा, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। अरे भाई इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था। इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, देख रहे हो? दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ रहे होंगे। पहले वाले प्लॉट के अंदर वॉल्यूम में कमी आ रही थी, दूसरे वाले प्लॉट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है मेरे भाई। तो निश्चित तौर पर यहां पर इस तरह का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे सकता है। रुद्धोष्म वक्र की ढाल अधिक होती है, स्टिफनेस इसको बोल सकते हैं हम, स्टिफनेस अधिक होती है। ठीक है, तो रुद्धोष्म वहां संपीड़न के केस में चेंज हो गया है, प्रसार के केस के अंदर ये आपका समतापी था, वहां पर नीचे वाला समतापी है। ढाल देखनी है आपको, ढलान देखनी है, स्टिफनेस देखनी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये चारों प्रोसेस एक साथ एक चित्र में दर्शाए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल से प्रोसेस हैं, मैंने विथ एग्जाम्पल ही यहां पर आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ ही हमने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, इसको ही एक बार पूरे को रिवाइज करा देता हूं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान रखना। ऊष्मागतिकी जो है वह साइंस का, विज्ञान का आधारभूत चैप्टर है, और यही कारण है कि इसको भौतिकी और केमिस्ट्री दोनों में रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मागतिकी के नियमों से ही यह ब्रह्मांड चल रहा है कि नहीं। इसमें बात ऊर्जा की गई है, और ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ोगे तो बाकी सब नियम धरे रह जाएंगे। ये आपको कार्य करने के बारे में बात करती है, स्वतः और अस्वतः प्रक्रमों की बात करती है। तो ये तो बेस है जीवन का, कार्य नहीं होगा तो बाकी नियम किस काम के, समझ रहे हो। सो ऊष्मागतिकी सभी विज्ञानों का आधार है, थर्मोडायनेमिक्स बेस है। यही कारण है कि इसको रसायन और भौतिकी दोनों में दिया गया है कि आप कहीं तो पढ़ें। बात हमने इसके बहुत बेसिक टर्म से की थी। सिस्टम कुछ भी नहीं है, जिसका स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम, चाय भी सिस्टम हो सकता है, पानी भी सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिस्टम, जिसकी स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम। प्रकार होते हैं ओपन, क्लोज और विलगेट। ओपन मतलब खुला है भैया, सब कुछ आ जा सकता है, सब कुछ का मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा। बंद का मतलब क्लोज्ड है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास, एनर्जी हो जाती है। विलगेट दोनों नहीं हो सकते। ये कुछ उदाहरण बताए थे, कॉमन सेंस बेस्ड है ज्यादातर, कोई विशेष दोबारा बताने वाली बात नहीं है। PCl5 को हीट कर रहे थे, बन नहीं रहा था, इक्विलिब्रियम आ नहीं रहा था। अब इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा था तो फिर सीधी बात है कि इट्स अ ओपन सिस्टम। इक्विलिब्रियम यदि आ जाता तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा था। मात्रात्मक गहन गुणधर्म बहुत बेसिक चीज थी, जो मात्रा पर निर्भर करे। मात्रा आश्रित भी बोल देते हैं, विस्तीर्ण भी बोल देते हैं, कुछ भी कहो, एक्सटेंसिव। मात्रा पर निर्भर करें, जो ना करे वो इंटेंसिव। सिस्टम को बांटने पर बट जाए तो एक्सटेंसिव, ना बटे तो इंटेंसिव। उदाहरणों को याद रख लेना, उदाहरणों को याद रख लेना। ये अक्सर मोलर उष्माधारिता में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उष्माधारिता और मोलर उष्माधारिता। उष्माधारिता तो जो भी पदार्थ की जितनी भी मात्रा है उसका ताप 1 केल्विन से बढ़ाना है। तो कॉमन सेंस है कि ज्यादा मात्रा लूंगा तो ज्यादा हीट लगेगी। मोलर उष्माधारिता मतलब 1 मोल पदार्थ का बढ़ाना है। अब आप चाहे 10 मोल लेके बैठो, मेरे को तो 1 मोल पदार्थ के लिए डिफाइन करना है ना। तो मोलर उष्माधारिता मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट शब्द लग गया तो फिर वो मात्रा पर निर्भर करेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। विशिष्ट शब्द बोलता ही है कि भैया मात्रा भूल जाओ। 2 मात्रात्मक गुणों का अनुपात गहन गुण होता है, बहुत सामान्य सी बात थी, कोई तकलीफ नहीं हो सकती इसके अंदर। अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन, यह भी नाम से ही पता चलता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, अपनाए गए पथ पर नहीं। ऊष्मा और कार्य मेजरेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है और अवस्था फलन भी नहीं है। ध्यान रखना, ये किसी तंत्र की नहीं होती है, बल्कि यह तंत्र के एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में ही ट्रांजिशन स्टेट में होती है। ये सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में होती है।
जैसे कि सफर करते हो कि नहीं, तो सफर कभी अंदर नहीं होता आपके। सफर सिर्फ किया जा सकता है। सफर करते हैं ना अपन, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलते कि आप में कितना सफर है, आप ये बोलते हो आपने कितना सफर किया। कहीं नहीं जा रहे हो तो सफर होगा ही नहीं, वो आपके अंदर समाहित नहीं है। आप कहीं जाओगे तो आप करोगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से वर्क आपके अंदर नहीं होता है। आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने चाहते हो तो आपको कार्य करना है। कार्य आपके अंदर स्टोर नहीं है, आपके अंदर स्टोर है ऊर्जा। समझे? यही अंतर एंथैल्पी और क्यू के अंदर भी होता है। क्यू बीच में ही होती है, सिस्टम्स, दो सिस्टम या दो अवस्थाओं के बीच में होती है, और एंथैल्पी अंदर हो सकती है। प्रोसेस मैंने कहा समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी, समायतनी, बहुत बेसिक चीजें हैं। समतापी मतलब ताप स्थिर, डेल्टा टी जीरो, जैसा हमने इसके उदाहरण से समझाया। रुद्धोष्म खास बात है, इसमें क्यू ही सीधा मैंने जीरो टेप दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा क्यू तो जीरो होगा ही होगा। क्यू जीरो है तो डेल्टा क्यू तो जीरो होगा ही होगा, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें सीधा ही क्यू जीरो हमने क्यों लिख दिया? इसमें सीधा ही क्यू जीरो इसलिए लिख दिया मेरे भाई, क्योंकि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो क्यू ही जीरो है। क्यू ही जीरो है क्योंकि क्यू तो प्रोसेस के दौरान ही होता है, वो उसका खुद का गुण तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बात है, ये परीक्षा उपयोगी है। रुद्धोष्म प्रसार से ताप में कमी आती है, रुद्धोष्म संपीड़न से ताप में वृद्धि होती है। एग्जाम में अलग से भी इसको पूछा जा सकता है। टायर ट्यूब का फटना एक अचानक प्रोसेस है। ट्यूब में भरी गैस प्रसारित होना चाहिए। प्रसारित होने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए, बाहर से आ नहीं रही, अपनी एनर्जी का उपयोग करेगी तो फिर ताप घट जाएगा। ये लॉजिक है बिहाइंड की टायर ट्यूब का फटना इज ए एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मतलब रुद्धोष्म। समदाबी में P कांस्टेंट, डेल्टा P जीरो। समायतनी में V कांस्टेंट, डेल्टा V जीरो। कार्य भी शून्य होता है समायतनी में, ध्यान रखना। एक ही प्लॉट में चारों को दर्शाना महत्वपूर्ण साबित होगा। यहां पर दाब स्थिर है तो समदाबी कहेंगे, या आयतन स्थिर है तो समायतनी कहेंगे। इन दोनों में जज करना कठिन कार्य है। तो जिसमें स्टिफनेस ज्यादा दिखाई दे, ढलान ज्यादा दिखाई दे, वो रुद्धोष्म होता है, क्योंकि रुद्धोष्म PV गामा बराबर कांस्टेंट होता है, जबकि समतापी में PV बराबर। वो हम आगे चर्चा कर लेंगे, उसके लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप एक ट्रिक को समझ जाइए कैसे भी करके कि रुद्धोष्म मतलब ढलान। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में आप देखोगे तो ये ढलान ज्यादा है। अरे मेरे भाई, तू यहां से आ रहा है तो तेरे को ज्यादा ढलान महसूस होगी कि यहां से आएगा तो ज्यादा ढलान होगी। कॉमन सेंस। अब तू यहां मुझे बताओ, यहां जा रहे हो तो ज्यादा ढलान महसूस हो रही है कि यहां जा रहे हो तो ज्यादा ढलान महसूस हो रही है? कॉमन सेंस है कि सी वाले में आपको ज्यादा ढलान महसूस हो रही है, इधर ज्यादा मजा आएंगे, बिना फ्यूल के गाड़ी चल जाएगी। ये इधर तो मेहनत करनी पड़ेगी। ढलान, स्टिफनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिफनेस यू कैन जज। जिसमें स्टिफनेस ज्यादा होती है वही आपका रुद्धोष्म क्रम होता है। अंतर क्या है बेटा? वह प्रसार है, ये संपीड़न का केस है। ये जो केस है ना, वो संपीड़न का है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? संपीड़न मतलब कंप्रेस करना, आयतन को कम करना। प्रसार मतलब आयतन का बढ़ना। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। एक इनमें से प्रसार है, एक इसमें से संपीड़न है। प्रसार के लिए प्लॉट इस किस्म का है, संपीड़न के लिए उल्टा आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें आयतन में कमी होगी तो पीछे बढ़ूंगा ना। इसमें आयतन बढ़ रहा है तो आगे जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने आज क्लियर की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत जरूरी है, ऊष्मागतिकी का आधार है। ये प्रक्रम, कार्य, अवस्था फलन, ये सब आते रहेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। खुद भी अपने आप में क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चनों को हल करने में भी आपकी निश्चित तौर पर मदद करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।